से देश रक्षा और देश हित की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को डर लग रहा है कि उस सब के बीच देश जो है वो खत्म हो रहा है, देश की सीमाओं के अंदर खतरा पैदा हुआ है। इस बीच थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का भी बयान आया। वो बयान बोलने से पहले जरा बड़ी खबर, किस तरीके से बैटलफील्ड पर तैयारी कर रही है इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं वो इस वक्त आपके सामने है कि बॉर्डर्स को टाइट कर दिया गया और तकरीबन 180 दिन की तैयारियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडियन आर्मी को तमाम तर चीजें दी जा रही हैं, क्योंकि आने वाले दिन सर्दियों के होंगे। इसलिए राशन और मिट्टी का तेल लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाने की तैयारियों में सेना को कह दिया गया और 180 दिन का प्लान एग्जीक्यूट किया गया है। 180 दिन के लिए प्लान बनाया गया है और आने वाले 180 दिन के दौरान 20,000 क्विंटल राशन और 15,000 किलोलीटर जो है वो केरोसिन ऑयल लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। जोजिला और रोहतांग दोनों साइड से आर्मी मूवमेंट और इस सप्लाई को पहुंचाने का काम जो है वो बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। चाइना की चालबाजी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर और ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। 180 दिनों का प्लान जरा से जो फोर्सेस है, जो सोर्सेज हमारे हैं फोर्सेज के अंदर, उनकी तरफ से हम खबर आपको बता रहे हैं कि 180 दिनों का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया है और अब उसी तरीके से तैयारियां होंगी जिस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमारे फौजी रहते हैं, जाने उनका खाना पीना और साथ साथ जिस तरीके से उनके कपड़े होते हैं वो अब पूरा उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों को दिए जाते हैं। यह बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है कि आने वाले दिनों में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और अगली चौकियों पर फौजियों को खड़ा रखने के लिए वो स्पेशल सूट्स और वो स्पेशल खाना उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से सियाचिन के ऊपर बैठे जवानों को दिया जा रहा है। प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया है। बड़ी खबर, हमने आपको रणनीति जो इस वक्त बन रही है, जिस तरीके की पॉलिसियां बन रही है वो हमने आपके सामने रख दी है कि एक तरफ से सियासत है और बैटलफील्ड में किस तरीके से सेना अपने तरीके से ले रही है। इस बीच भारत की विदेश नीति किस तरीके से चल रही है, क्या वो वाकई तौर पर कमजोर है या एक के बाद एक देश उसके पीछे आ रहा है? बड़ी खबर के साथ अब्दुल हुसैन भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फटाफट से अब्दुल जरा बताइएगा कि इस वक्त अमेरिका के खीमे से क्या नई खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका एक कदम फिर आगे बढ़ा है। जी, जाहिर तौर पर देखिए लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और अमेरिका के लिहाज से देखा जाए तो लगातार ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से चीन को शिकस्त दी जाए और साथ ही साथ अगर हम सीमा को लेकर देखें, सीमा पर भी लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये तनाव इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ नेपाल, एक तरफ चीन लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं और उसमें भारतीय जो लोग हैं वो पिसते नजर आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और चिंताजनक है जो इस वक्त सीमा की स्थिति है। सीमा पर नेपाल की तरफ से लगातार फायरिंग करी जा रही है। हमें कल भी खबर देखी थी और उससे पहले भी लगातार हम खबरें देख रहे थे जिससे सीमा पर जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है। दूसरी चीज लगातार जोर आजमाइश जो है वो बहुत तेज इस वक्त देखने को मिल रही है। इशफाक गौहर साहब, और अमेरिका को लेकर जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो अमेरिका लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर सियासत एक अलग हो रही है। तो दूसरी ओर एक तरीके से चीन को लेकर देखें तो चीन पर लगातार शिकंजा कसने की भी कोशिश हो रही है। जॉय बाइडेन का जो बयान है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बना अमेरिका का तो यूनाइटेड नेशन के अंदर राहें हमवार होंगी भारत के लिए, क्योंकि पूरी सपोर्ट अमेरिका करेगा। फिर ये इलेक्शन टैक्टिक्स है या भारत की ताकत को माना जा रहा है विश्व भर के अंदर? देखिए, इस बयान को अगर हम देखें तो वहां पर अभी अमेरिका में इस तरह के बयान घूम रहे हैं और बहुत तेजी से घूम रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बना तो दिक्कतें होंगी अमेरिका को लेकर। दूसरी तरफ विपक्ष में जो बैठे लोग हैं वो अपनी तरफ से अलग बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बयान को हम दरअसल भारत के लिहाज से भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज अगर हम इस चीज को समझें तो जाहिर तौर पर इस वक्त अमेरिका के भीतर जो स्थिति बनी हुई है
वहां पर मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जनता को अपने भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं, और शायद यही एक कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अलग अलग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो मुश्किल से 100 दिन रह गए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को, तो उस चुनाव में अब जो अमेरिका के लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करें। दूसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है इस बयान के अलावा, जो अमेरिका की अगर बात की जाए, अमेरिका में मौजूद जो भारतीय हैं इस वक्त, तमाम तकरीबन 13 लाख भारतीय इस वक्त मौजूदा स्थिति में हैं जो वोट देने के काबिल हैं अमेरिका में, उनको वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगे इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में। और शायद यही एक कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हो या फिर तमाम राजनेता हो अमेरिका में, वो उस वोटर को लेकर भी बहुत ज्यादा चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये अपडेट देने के लिए कि अमेरिकी चुनाव के अंदर भी भारत को डिस्कस किया जा रहा, और जॉन बेसन की तरफ से जो बयान आया है उसमें भी उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि अगर वो आते हैं तो भारत के साथ अच्छे संबंध भी करेंगे और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनकी परमानेंट सीट के लिए राहों को भी आसान कर देंगे। फिलहाल पूरे पैनल से आपको मिलवाते चलते हैं कि आज की चर्चा में जो काफी इंपॉर्टेंट चर्चा, पॉलिटिकल एंगल से भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकल एंगल से भी इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों तरह के मेहमान आज मेरे साथ इस पैनल में जुड़े हुए। मेरे साथ अरविंद सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। थोड़ी देर में जरा पूरे पैनल को खोल दीजिएगा ताकि पता लगे सभी लोगों को कि कौन कौन से हैं। अरविंद सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ है। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मेजर ऋषि दीक्षित साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बात जब LAC की हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की हो या इंटरनेशनल बॉर्डर की हो, तो सीमाओं पर सबसे पहली नजर सेना की रहती है कि किस तरीके की हलचल है, क्या कुछ वहां पर होने जा रहा है, और फिर देश के अंदर का सिचुएशन और देश के अंदर की पॉलिसियां राजनेता बनाते हैं। इसलिए आज की डिबेट काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेजर ऋषि जी आपके से आज शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। जो सिचुएशन हमारे सामने है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी खबर आ रही है कि 180 दिन का प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारियां में है, राशन, पानी और 10 तरह की जो लॉजिस्टिकल चीजें हैं वो हम अब जमा कर चुके हैं और कर रहे हैं लद्दाख के अंदर। क्या ये इंडिकेशंस हैं कि जो हम बातचीत कर रहे हैं ये प्रोलॉन्ग होगी, क्योंकि चाइना के वहां से खबरें कुछ और आ रही है बीजिंग से, जो थोड़ी देर में हम और डिस्कस करेंगे। ऐसा है गौर जी, इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारी तैयारियां जो है 2 फ्रंट स्ट्रेटेजी में होती है हमेशा जी। जो फौज का काम है, जो सुरक्षा कर्मियों का काम है, उसमें कहीं पे कोई ढिलाई नहीं बरती जाती है, और सारी सिचुएशन में चाहे LOC हो चाहे LAC हो, LAC वो चीज होती है जो मतलब अनडिफाइंड चीज होती है, और उसी पे जो यहाँ के राजनेता या जहाँ के राजनीतिक बातें करते हैं कि वहां आके ये बैठ गए, वहां वो चले गए, ऐसा होता है। जो अनडिफाइंड लैंड होती है और उसमें कुछ जगहें ऐसी होती है जहां मूवमेंट होता है, लेकिन उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक इंटरनल सहमति बनी होती है कि ना आप इधर आएंगे इससे ज्यादा, ना हम उधर जाएंगे, उसी बीच को मेंटेन करना होता है। लेकिन जो भ्रम फैलाने की बात होती है, कोई यहाँ के बैठ गया, कोई वहां घुस के बैठ गया और कुछ नहीं हो रहा है, ये सब मिथ्या बातें हैं। मैं इतना एश्योर करना चाहता हूं कि हमारी तैयारियां पूरी जोरों पे हैं, तैयारियां पूरी रहेंगी, पूरी हालात पर नजर रहेगी, और उसके बाद अगर कोई जरा सी हिमाकत हमारी ओर देखने करता है तो उसकी आंखें निकालने का दम हमारी सेना में, गलवान आप देख चुके हैं, इसलिए उस पर कोई संशय करने की बात ही नहीं है। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं, क्योंकि सेना फोरफ्रंट पर और हमेशा काम करती रही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल में कैसे देखा जाए। मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से राहुल गांधी जी का ट्विटर पर आना, ऑडियो वीडियो रिलीज करना, उस वक्त रिलीज करना जब विश्व की ताकतें हमारे साथ मिलकर चाइना को पीछे करने की बातें कर रही हैं, उसको हराने की बातें कर रही हैं, चाहे समंदर हो या जमीन हो। राहुल गांधी जी ना तो ट्विटर में ये कि आज पहली बार ट्वीट कर रहे हैं, वो देश को, देश के हालात और देश की जनता को उस बारे में अवगत करा रहे, बता रहे हैं। प्रश्न चिन्ह उस सरकार पे होता है जो सरकार सत्य को छुपाकर, सत्य को पीछे करके और अपनी छवि को आगे करने की कोशिश करके देश के उस हालात को देश की जनता से पीछे कर देती है, और वो अपने ही बयानों के उस माया जाल में फंस जाती है जिस बयानों का
राहुल गांधी जी बार बार बखान करके देश की जनता के सामने रख रहे हैं, तो उसकी जवाब देना चाहिए। उससे पीछे क्यों हटते हैं वो? सर्वदलीय बैठक में जिस तथ्य को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ना कोई हमारी सेवा में घुसा है और कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसपैठ हुई है, और उन्हीं के उसी बयान को 26 जून को भारत में जो हमारे राजदूत हैं वो चाइना के अंदर बैठ के बात बोलते हैं कि चाइना को अपनी गलती सुधारनी चाहिए और पीछे हो जाना चाहिए। फिर उसके विपरीत 17 जून को 2020 के अंदर जयशंकर जी भी जो बोलते हैं गलवान के बारे में, उनका लिखित बयान आता है, उसको कहते हैं कि चीन में गलवान ऑडियो में कोई दिक्कत आया इसको जरा क्लियर कीजिएगा ऑडियो को। तब तक अरविंद जी के पास में चलता हूं। अरविंद जी, आज थोड़ी देर पहले मैंने देख लिया कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने रिएक्ट तो किया ही है, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से बयान जो सामने आया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कॉर्नर करना चाहती है और टैक्टफुली वो कुछ सवाल पूछ रही है, क्यों खुल के इन सब चीजों का एक ही बार जवाब नहीं दिया जाता? अगर सेना की तरफ से बहुत बार उसको क्लियर किया गया, ये पॉलिटिकल फ्रंट पर टसल क्यों? देखिए, आपको पता है कि राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की क्या कांग्रेस की तरफ से गवर्नमेंट से देश से बार बार प्रश्न, इसका सीधे सीधे कारण है। और कारण नंबर 1 ये है कि सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से समझौता है। आपको पता है उनका समझौता है, 2 देशों के बीच में समझौता होता है, सबको पता होता है, लेकिन 2 देशों के पार्टियों के बीच में समझौता हो ये बहुत कम देखने को मिलता है। और अभी पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है क्या समझौता है, नंबर 1। दूसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन को लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डोनेशन देती रही है, चाइना की तरफ से डोनेशन मिलता रहता है। तो क्यों डोनेशन मिलता रहा है इनको? चाइना किसी को फ्री में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है, जबकि कांग्रेस पार्टी से अरविंद जी आप स्काइप पर, इसलिए थोड़ा सा डिले आपका आएगा मेरी आवाज, लेकिन ये बात तो सही है अगर सरकार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उस समय राहुल गांधी चोरी छिपे चाइनीज दूतावास में चाइना के एम्बेसडर से दूध से मिलने गए थे। पहले इन्होंने खंडन किया, बाद में एक्सेप्ट किया। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस देश में दुर्भाग्य से चाइनीज एजेंट की बन गई है। और इस संकट की घड़ी में जब चाइना और इंडिया का तनाव है, ये लोग भारत के साथ नहीं खड़े होकर चाइना के साथ खड़े हो रहे हैं। ये कारण है कि ये बार बार प्रश्न उठा रहे हैं। अरविंद जी ठीक कीजिएगा, मैं दोबारा आऊंगा अरविंद जी आपके पास, मैं आपके पास भी आऊंगा। चंद्रमोहन जी फटाफट से जवाब दीजिए। कह रहे हैं 2 देश तो आपस में एमओयू करते हैं, यहां तो पार्टी और एक देश एमओयू कर रहा है, आज तक उसकी वजाहत नहीं हुई है और सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। उसका जवाब घुमा के नेहरू या पुरानी डेट पे चले जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय आपके मित्र मंडल चंद्रमोहन शर्मा जी, मैंने बुलाने का अभी नाम नहीं लिया है। अरविंद जी एक एक करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अरविंद जी अभी नाम नहीं लिया है, जो एमपी बुला के पार्टी के बुलावे के ऊपर चाइना पर जाता रहा, वो क्यों जाता रहा? उस बात का जिक्र आज देश की जनता आपसे जिस बात को पूछना चाहती है, अरे ठीक है, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी सवाल सीधा सा था कि एमओयू हुआ था, क्यों हुआ था, पैसे आए थे, क्यों आए थे? आज तक आप भी तो जवाब नहीं दे रहे हैं। देना था एक बार जवाब। राहुल गांधी जी इतनी बात ट्विटर पर कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, एक बार 5 मिनट का एक वीडियो रिलीज करके कहते हैं कि इतना पैसा आया, इतना चंदा आया, इसलिए आया, ये काम इधर किया, ये पैसा हमने इधर इन्वेस्ट किया, खत्म कर देते हैं मामला। आप भी तो लटका रहे हैं और वहां से वो भी लटका रहे हैं। गौर साहब, देश की जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार को जब अपने कार्य होने के लिए जब विपक्ष उससे प्रश्न पूछेगा तो वो विपक्ष का कोई ना एक काम ला के दिखा देंगे और उसको पूरे देश को उसी के अंदर और मीडिया को उसके अंदर बांध देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज इसके माध्यम से देश की सरकार को, क्या पिछले 6 और 7 सालों के अंदर वो इन मुद्दों को किसी भी चीज को देश की जनता के सामने लाने में सक्षम हुई? नहीं। जब भी राहुल गांधी जी ने, जब भी देश की जनता के सामने ठीक है, उन्होंने देश के सामने सवाल को टाल दिया। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास, मैं जरा एक और एंगल से अब आगे बढ़ूंगा। मेजर ऋषि दीक्षित साहब आपके पास आ रहा हूं। 6 दिन के बाद वो चीज हमारे हाथ में होगी, रफाइल,
जिसको लेकर देश के अंदर काफी हंगामा हुआ। देखिए जो हम खरीदने जा रहे हैं ये इसमें ये खामियां है, कोर्ट तक मामला चला गया, अदालत में भी क्लियरेंस मिलने के बाद हमने देखा कि किस तरीके की इसमें पूरी हंगामा हुआ। सिर्फ 6 दिन के बाद लुधियाना एयरबेस पर वो पहुंच रहे, लेकिन उसके साथ साथ IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की बैठक होना, दो दिन की कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल वीजा विद चाइना ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द डिस्कशन। इसे हम कैसे देखें? और ये भी खबर आ रही है कि जितने भी रफाइल हमारे पास आ रहे हैं, 6 रफाइल 27 तारीख को, वो हम सारे लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना के साथ साथ लगा रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो एयर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है या जो रफेल आ रहे हैं, ये थोड़ा एक्सपेडाइट जरूर किया गया है, क्योंकि जब सिचुएशन ऐसी होती है और हमारी डील्स इन बिटवीन में होती है तो कहा जाता है कि भाई कोई चीज हमें जल्दी में चाहिए तो जल्दी होनी चाहिए। तो जो कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, निश्चित तौर पे ये एक रूटीन बैठकें होती हैं जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे, हालातों पे चर्चा होती है, देश के हालातों पे, सेनाओं के हालातों पे और उसके बाद सीमाओं के हालातों पे, और उसके मद्देनजर सब लोग ब्रीफिंग देते हैं, ब्रीफिंग ली जाती है और आगे की रणनीति पे विचार किया जाता है। ये एक रूटीन मैटर है। चूंकि इस टाइम पे स्थिति कुछ हमारी जो है भिन्न है और हम आमने सामने एक लड़ाई के मोड में तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम भी मोड पे नहीं है हम, और इसलिए इन चीजों का महत्व ज्यादा हो जाता है। अब भी जब कोई चीज हरकत होती है, कोई मूवमेंट होता है तो उसमें कयास लगाए जाते हैं। तो ये सीधी सी बात है, कयास लगाना भी चाहिए। हम एज ए डिफेंस एक्सपर्ट ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी तैयारियों की समीक्षा करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, कहां पे किन चीजों को लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, उस चीज पे विचार विमर्श करके ये बताइएगा मेजर ऋषि जी कि इम्पैक्ट ऑन LAC एंड LOC रफाइल के लगने से क्या होगा, सरहद के उस पार की खनक कैसी होगी? देखिए बात यह है कि आज की डेट में ये जो युद्धक विमान हमारे पास में आ रहे हैं, इनका विश्व में कोई सानी है नहीं जी, हाईटेक है और हर चीज इनके कब्जे में है, और हमारी एक्सेस को और हमारी मजबूती को ये मजबूत करते हैं जहां भी जरूरत पड़ती है। तो किसी चीज में जब हम किसी वार फ्रंट के लिए तैयार होते हैं तो हम किसी चीज पे समझौता नहीं करना चाहते हैं, और निश्चित तौर पे ये परिस्थितियां बदलने वाले सिद्ध होंगे हमारे लिए, और उसी के हिसाब से इनकी तैनाती की जा रही है, और उसी सारे सीनरियो को मद्देनजर रखते हुए इनका डिप्लॉयमेंट जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, LOC के पास में, जहां जहां इनके बेसेज हैं वहां पे हमारे कमांडर इसको निश्चित करके निश्चित तौर पे लगे। खिलौने तो है नहीं, किसी पर्पज के लिए आए हुए हैं, खिलौना तो है, बड़ी बात आप बता रहे हैं, और जो चीजें उसमें स्पेशलिटी है उन्हीं चीजों की वजह से पसीना जो है वो सरहद पार से आना शुरू हो गया है और ग्लोबल टाइम ने लिखना शुरू कर दिया। मैं आपके पास आ रहा हूं अरविंद सिंह साहब, मामला जब ये LOC और LAC का आ रहा है तो मैं जरा पॉलिटिक्स से हटके सीधे एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा जो मेरे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो ऑफिशियल रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट्स में है 1960 टू 1993 1960 से 1993 तक जितनी भी बार हमने बातचीत की, LOCs का लाइन खींचने की कोशिश की, हमारा परसेप्शन जो है सैटेलाइट इमेज उस परसेप्शन पर आज सवाल उठा रहे हैं, और उनका मानना है कि गैलवान के अंदर भी अंदर थे और पेंगुइन TSO के अंदर तो सीधी सी बात है 8 हमारा परसेप्शन है, वो 4 पर खड़े हैं। तो यहां पर फिर जब कोई भी सवाल पूछे माइनस करके राहुल गांधी को, तो उसका सवाल तो कहीं ना कहीं लीगल और जेन्युइन भी बनता है सरकार से। देखिए, विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है, विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार उसका जवाब देती है, और जवाब नहीं देना होता और विपक्ष को विश्वास में नहीं रखना होता तो सरकार सर्वदलीय मीटिंग क्यों बुलाती? इन सब चीजों का उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं दिया जा सकता है। मीटिंग होती है, उसमें चीजों को शेयर किया जाता है। दूसरा, मैं आपको बात बताता हूँ, ऋषि जी ने कहा है, इस पे सेना का आधिकारिक बयान आ गया है और देश का भी आधिकारिक बयान आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और देश और सरकार के साथ नहीं खड़े होकर ऐसे समय में चीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं, भारत की जो स्ट्रेटजी है और जो लीडरशिप है उसकी प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है, वहां का विदेश मंत्री कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कर रहा है, जापान कर रहा है, ताइवान कर रहा है, पूरे विश्व में सभी समाचार पत्र भूरी इस लीडरशिप की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं क्या ये मानूं अरविंद जी
अरविंद जी, मैं क्या ये मानूं, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को और आपके बयान को और सभी लीडर्स के बयान को इन लेटर बिटवीन द वर्ड्स देखूं और उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करके देखूं, वो लाइन खींचूं, तो जहां पर जो है वो तो अपनी अपनी जगह पर है, तो फिर लड़ाई किस चीज की है? हम तैयारियां 180 दिन की किस चीज की कर रहे हैं फिर? गौहर भाई, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं ऋषि जी, उन्होंने बहुत अच्छा उसका आंसर दिया है। चाइना और हमारा जो बॉर्डर है वो फाइनल नहीं हुआ है, वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। कुछ इश्यूज पे वहां लगातार बातचीत चल रही है, और जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है ये कांग्रेस का ही देन है, नेहरू का ही देन है। आज जो समस्या भारत फेस कर रहा है वो केवल और केवल नेहरू के कारण फेस कर रहा है, कांग्रेस के कारण फेस कर रहा है। आप पूछिए कांग्रेस से वन चाइना पे इनकी क्या पॉलिसी है, आप पूछिए कांग्रेस से तिब्बत को वो क्या मानते हैं, आप पूछिए चाइना और भारत के जो संबंध है उसके बारे में उनका क्लियर कट स्टैंड क्या है, वो कोई व्हाइट पेपर जारी करने की स्थिति में है क्या? वो अपनी बात बताए ना। हमारे सेना अध्यक्ष ने बोला है, चंद्रमोहन जी को भी दो तीन मिनट का समय दे दीजिए, इनकी बात को भी सुन लेते हैं। आपने अरविंद जी के सवाल तो सुनिए ही होंगे, लेकिन ये बताइए मुझे, राहुल गांधी आज बात कर रहे थे, देखिए ये जनाब भारत और चीन का मामला नहीं है, इसमें पाकिस्तान के भी अपने हित है। फिर वो जोड़ते जोड़ते जम्मू कश्मीर तक इसमें ले आया, और फिर आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये तो पूरे एशिया की बाउंड्रीज को रिडिफाइन करने की बात है। तो फिर तो मामला कुछ और है। कहीं आपको नहीं लगता कि राहुल भी कंफ्यूज है बात करते करते? देखिए राहुल जी, गौरव मुझे जरा समय दे दीजिएगा, मैंने उनकी बात बहुत आराम से सुनी है और उनको बोलेगा बात सुन भी लीजिएगी, उनकी सारी बातों का जवाब दूंगा और आपकी बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं 1962 की लड़ाई पे चला जाता हूँ। जिस पेशेंट जिनको राहुल गांधी उठाते हैं उसी के अंदर इनके विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी युद्ध के अंदर ही जवाहरलाल नेहरू से पेशेंट चिन्ह करा था और सदन लगवाया था पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट में ही उन्होंने जवाब मांगा था और माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के ही जवाब दिया था। ये उस समय की सरकार और उस समय की सरकार का विपक्ष हुआ करता था, जिसको आज ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है किसी विषय की। 2014 के इलेक्शन से ये सरकार और इस सरकार के प्रवक्ता और वक्ता निकल ही नहीं पाए हैं, क्योंकि जब कभी भी उन्होंने अपनी छवि को बड़ा करने के लिए और बड़ा करते समय देश की छवि को धूमिल किया, तो नेहरू और कांग्रेस, समझाइएगा मेरा सवाल, नेहरू और कांग्रेस के परिवार जहां आपको नरेंद्र मोदी की चेयर दिखती है, नरेंद्र मोदी जी का चेस्ट आप मापते हैं हर बार, लेकिन इनमें जो 12-13 ट्वीट्स मैंने पढ़े हैं और देखे हैं, एक बार भी जिनपिंग का नाम लेकर यह नहीं कहा गया कि उनकी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरे साउथ एशिया के अंदर खतरा पड़ा है। सवाल तो जायज बनता है ना, आपसे भी पूछा जाए। गोर साहब, मैं अभी मेरी बात तो आपने पूरे होने नहीं दिया ना, आपने मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए। अब उसके बाद जिन विषयों के जो क्या पेशेंट चिन्ह है, जो आपने भी कहा, अगर चाइना के बॉर्डर और चाइना के ऊपर पेंगोंग झील उन सब पे कुछ नहीं हुआ, तो अब तक इतना बड़ा बवंडर जो आप दिखा रहे हैं उसको पीछे छुपा रहे हैं। अब आप सवाल आपसे भी पूछा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, उनके डिसीजन को देख लीजिए, वो क्या कहते हैं, 17 जून 2020 को राजनाथ जी कहते हैं। लेकिन एक सवाल तो जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से आज तक क्लियर क्यों नहीं किया गया कि जिनपिंग को कहे, चाइना को कहे कि आपकी विस्तारवादी नीति जो है, आपने जो पॉलिसियां अडॉप्ट की गई है, ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है, तो पूरे एशिया के लिए खतरे में है। आज भी मैं दे रहा हूं जवाब, उसका देता हूं। अभी आप सुनिए, जो राजनाथ जी ने कहा, जो कुछ भी अब तक बातचीत में प्रगति हुई उसका मामला हल होना चाहिए, कहां तक होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। अब आप कहते हैं कि चाइना की विस्तारवादी नीति, चाइना की विस्तारवादी नीति के लिए कांग्रेस और देश का हर प्रतिनिधि, हर व्यक्ति, जनाब एक ट्वीट बताइए ना, राहुल गांधी ने जो आज कहा था, इसमें भी तो कह सकते थे कि हम परिवर्तन ना हुआ होता, तो कंडम का लफ्ज़ ही नहीं सत्ता के परिवर्तन होने के साथ साथ जो सरकार आज सत्ता पे आई है, ये डबल पॉलिसी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक सवाल तो आप भी मान लीजिए और अपने लीडरशिप को भी बताइए कि आखिर जब वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करेंगे, लेट इट बी, उनका अपोजिशन का एक रोल बनता है, ग्रिल करे सरकार को, लेकिन जो आसपास के और भी प्लेयर्स हैं उनको भी तो ग्रिल करना चाहिए, उनके ऊपर खामोशी क्यों? विस्तारवादी नीति है क्या मोदी सरकार ने उस पर किसी तरह का अटैक किया? सिर्फ वेब बंद करने के बाद आप क्यों नहीं कर रहे हैं ना? इकोनॉमिक आप कीजिए ना, आप शुरुआत तो कीजिए, सिखाइए इनको, आप शुरुआत कीजिए, सरकार को सिखाइए कैसे होता है। चाइना की प्रोडक्शन करी, उसका आपने उसका बहिष्कार करके उसको कंट्रोल करना चाहिए आपने।
चलिए ठीक है चंद्रमोहन जी, देश की जनता समझ रही है, दोनों नेताओं को सुन रही है। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। मेजर ऋषि साहब आपके पास आ रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज दिन में ही हुई है, और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो अंडमान निकोबार से आ रही है, जिस चीज को लेकर हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा भी कर रहे थे, यूएस के वॉरशिप के आने की, और वो वॉरशिप जो है वो हिंद महासागर में आ चुका है। खबर ये है कि यूएसएस निटमस जो है वो आ चुका है। ये जो आना है, युद्ध अभ्यास शुरू होगा, और ये युद्ध अभ्यास के आगे की कहानी क्या कुछ कह रही है? क्योंकि आज हमने देखा कि यूएसएस निटमस के जो चीफ है उन्होंने कहा हम तो आए हैं, हम सिर्फ वॉरफेयर के लिए नहीं आए, हम सिर्फ यहां पर अभ्यास के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहां की प्रोटेक्शन करने के लिए और अपने दोस्तों को साथ लेने के लिए आए हैं। बहुत अहम बात और बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, जैसे कि माहौल वहां पे हिंद महासागर में और साउथ चाइना सी में ये सब चीजें चल रही हैं, उन चीजों को देखते हुए और जो हालात बन गए हैं वहां पे अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये वन साइडेड चीजें जा रही हैं। मीन्स चाइना जो कर रहा है, चाइना जो वहां पे बना रहा है, चाइना जो कृत्रिम आइलैंड वहां पे तैयार कर रहा है, जहां उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लोगों को धमका रहा है, खदेड़ रहा है, अभी वन वे चल रहा था। इसको बहुत समय से इंटरनेशनल फोरम में और उसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ में तमाम बारी ये चीज उठाई गई, बातचीत होती रही, लेकिन उसको लगा कि जैसे हम बोलते रहते हैं और सबको करते रहते हैं, लोग इग्नोर करेंगे। शायद उसका यही एक गिदड़ भक्ति जो है इस बार रियलिटी में बदलने जा रही है। और चूंकि यूएसए के साथ में वहां के जो कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज, जिनको प्रताड़ित कर रखा है उसने, उनके अपनी टाइप्स हैं। और रही बात की जो फ्री ट्रेड रूट है, जिसपे किसी कोई क्लेम नहीं होता, इंटरनेशनल रूट्स जो हैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, उस पर आप जबरदस्ती अगर ऐसा कुछ करेंगे तो सबको उस पर कष्ट होता है। कष्ट होता है तो उसको रोकने के साधन भी किए जाते हैं। तो साधनों के बीच में युद्धाभ्यास होना, सारे देशों को एक साथ एक मत पे आकर के अपनी वहां पे एक्सरसाइज शुरू करना और उस चीज पे दबाव बनाना कि आप जो है मेजर दीक्षित, क्या ये ऐसा तो नहीं है यार, युद्धाभ्यास तो बहाना है, चाइना दरअसल निशाना है? देखिए, निशाना तो सबको जग जाहिर है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन उसके निशाना लगाने के लिए और निशाना साधने के लिए कुछ तौर तरीके होते हैं। राइट सर। एकदम से कहीं से कोई एक चीज एक दिन के डेवलपमेंट में नहीं होती। मूवमेंट होते हैं, एडवांसेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद कहा जाता है हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आसपास का माहौल बन रहा है, ये बता रहा है कि आने वाले दिन कैसे होंगे इस समंदर के अंदर भी। आपके पास आ रहा हूं सर, अरविंद सर, एक छोटा सा सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा। हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हैं, किसी से छुपी बात नहीं है। चाइना के साथ रिश्ते कैसे हैं, छुपी बात नहीं है। ईरान भी हमसे दूर हो रहा है, ये आप पर आरोप लग रहा है सरकार पर। और अब नेपाल, जिनकी रोटी और बेटी का सवाल भारत के साथ था, वहां पर भी बॉर्डर पर फायरिंग, 3 लोग जख्मी, एक इंतहाई क्रिटिकल है, और आज हाई अलर्ट पर दोनों साइड से। जनाब, सवाल तो पूछा जाएगा सरकार से, क्या एक और एलओसी और एलएसी बनने की तैयारी तो नेपाल में नहीं है? देखिए, नेपाल और भारत के बीच में जो तत्कालिक रूप से थोड़ा सा तनाव पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपको पता है वहां की जो वर्तमान लीडरशिप है वो चाइना और चाइना के लीडरशिप में और वहां के राजदूत के चढ़ावे और बहकावे में फंसी हुई है। और ये केवल हम नहीं कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा है, मीडिया नहीं कर रही है, चाइना जो नेपाल के लोग हैं, वहां की लीडरशिप है, सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमारे साथ कभी रहा नहीं है, वो चाइना का पिछलग्गू है, चाइना उसका बास है। पाकिस्तान तो वही करेगा इस समय जो पाकिस्तान वही करेगा जो चाइना कहेगा। लेकिन भारत की आज से नहीं, शुरू से ही जब से ये गवर्नमेंट बनी है, ये तैयारी है कि 2 मोर्चों पर यदि लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ेंगे। और आप ये तो चुनौतियां देख रहे हैं, लेकिन आपके साथ विश्व के बड़े बड़े देश खड़े हैं इस समय। अमेरिका खड़ा है आपके साथ, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है आपके साथ, जापान खड़ा है आपके साथ, इजराइल खड़ा है आपके साथ। हाँ, संघर्ष है, कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है, लेकिन पक्ष का पलड़ा भारी है। और गौहर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे थे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, और आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने चीन के राष्ट्रपति से क्यों नहीं प्रश्न किया है। तो मैं आपको बताऊं, चाइना लगातार मानवाधिकारों का आनंद कर रहा है, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रहा है, अपने नेबर कंट्रीज के बॉर्डर का अतिक्रमण कर रहा है। चाइना का पोजीशन इस समय वही है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले
जर्मनी की जो स्थिति थी वो उस रोड पे आज चाइना आ गया है। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, न तो राजीव गांधी, न ही सोनिया गांधी, न कांग्रेस पार्टी, ये कोई भी चाइना के ऊपर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? तो उसके पीछे क्लियर कट कारण है, इनका और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है और इन लोगों ने चाइना से कमीशन के रूप में चंदा खाया है। राइट सर, अरविंद सर, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, आरोपों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन उस बीच अपने दर्शकों को हमने टेक्निकल बातें भी समझानी है और टेक्निकल बात समझाने के लिए मेजर ऋषि दीक्षित साहब मेरे साथ आज स्टूडियो में भी ज्वाइन किए हुए हैं। मेजर ऋषि साहब, आपके पास जो आना चाहूंगा वो ये है कि एक और खबर जो सामने उभर कर आ रही है, वो स्टडीज जो सामने आ रही है वो ये है कि चाइना अपना स्ट्रेटेजिकल लोकेशन, जो आसपास की स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस हैं, उन्हें और ज्यादा मजबूत कर रहा है। वो अब न सिर्फ अपने अंदर वाली बात क्या कुछ है, वो तो सैटेलाइट इमेज दिखाई रही हैं, गिलगित और जीबी के अंदर भी, यानी बलोचिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बेसिस पे आकर मजबूती के साथ काम करना चाहती है। ये जो नई एस्टेब्लिशमेंट्स खड़ी हो रही हैं आसपास, इन्हें हम स्ट्रेटेजिकली कैसे देखें? ऐसा है कि जो जिसके इलाज होते हैं और जहां पे उसने पहले से इन चीजों को कर रखा है, अपना बेस बना के अपनी मंशा को जाहिर करने के लिए, ये पहले से ही समझ में आता है कि उसका इरादा क्या है। अगर चाइना के बंदरगाह पे वहां पे आके अपने कोलैबोरेशन के साथ में अपना स्ट्रांगनेस वो मजबूत करता है, अपना वहां पे बेस मजबूत करता है, तो निश्चित तौर पे उसका टारगेट कहाँ क्या होता है। उसका मेन है कि वहां के थ्रू सारी जो बात हो रही है, जो उसने अभी आपको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलेंगे, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मसला है। अब आप समझिए कि सी रूट से अगर जाना है, सी रूट से उसी चीज को आपको ईरान और उधर एक्सेस करना है मिडिल ईस्ट की तरफ में, तो ये बहुत लंबा मामला पड़ता है और बहुत सारे उसमें जो है इंटरनेशनल चैलेंजेस को उसको झेलना पड़ता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी मंशा थी, ये आपका जो हमारा क्या बोलते हैं अक्साई चिन्ह होते हुए, कराकोरम और पीओके होते हुए, उसका एक्सेस जो इस रूट से हो रहा है, ये कई जगह पे इजी एक्सेस देता है। तो सबसे बड़ी चीज उसका अटेंशन यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज, जो बेसेस बन रहे हैं या बेसेस जो बना रहा है, उसमें सब लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। राइट, जहां पे उसकी जहां पे जिन कंट्रीज में उसकी संधियां हैं, जहां पे उसको एक्सेस मिला हुआ है, तो वहां से अपने स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस को मजबूत बनेगा। एक आखिरी सवाल चंद्रमोहन शर्मा सर, वन लाइन एडवाइस अगर एज ए ग्रैंड ओल्ड पार्टी के कहा जाए टू द स्टिंग गवर्नमेंट, क्या होगी, कैसे हैंडल करें, कहां पर आपको कमी लग रही है? चंद्रमोहन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप अब बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जी, सवाल मेरा है कि एक लाइन में अगर सरकार को कहना हो कि भैया आप इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें, वो कौन सी होगी? कांग्रेस जो बहुत ही सीनियर पार्टी है, क्या कहेगी सरकार को? देखिए, हमारी बिल्कुल पॉलिसी और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। चाइना को जवाब देना चाहिए, चाइना को जहां सैन्य जवाब देना चाहिए वहीं आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। लेकिन चार्ल्स चित्र और चेहरा भाजपा का जो नेहरू जी की बात को लेकर 62 की बात तो करते हैं, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री को बना के गलबकियां बना के झूला झुलाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का, अरविंद सिंह जी, चंद्रमोहन जी और मेजर दीक्षित मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात एलएसी और एलओसी की इसलिए आज अहमियत की हामिल है क्योंकि 180 दिन का प्लान भी सामने आने की बातें हो रही है, रफाइल को फोरफ्रंट पर लगाने की बातें हो रही है, चाइना की इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर हो रही है और उससे क्या कुछ होगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर लद्दाख की डिबेट खत्म नहीं होती है, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे और आपको लद्दाख से मुतल्लिक एक और बड़ी खबर भी बताएंगे। लेकिन बताएंगे वो